हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहाँ पर हम लोग जो है NCERT 360 डिग्री जो बुक है इसको कर रहे थे। और आज आपका ये वीडियो नंबर 7 होगा विज्ञान का, जिसमें हम लोग क्लास 6 to 12 तक देखने वाले हैं। तो हम लोग जो है जो पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने जो आपका क्लास 7 है, इस क्लास 7 का हमने चैप्टर नंबर आपका 7 तक उसमें देख चुके हैं, ठीक है। और आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग चैप्टर नंबर आपका 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि आपका जो 5 चैप्टर है इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार आप आए होंगे तो आप जो है जो पीछे के जितना वीडियो बनाए हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आने का पूरा पूरा चांस है। आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं, और जो मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है जिसका लिंक नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा जो क्वेश्चन है हम हमेशा क्यूज में देते रहते हैं, जिससे आपका जो तैयारी हो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका TRE 4 जो आने वाला है उसके लिए तो बहुत अच्छा बुक है। और जो भी लोग बिहार SI मेंस का या फिर किसी भी एग्जाम का रेडियो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बुक बहुत अच्छा है। इसमें जो जितना आपका NCERT क्वेश्चन है उसको इसमें आपका डाल दिया गया है, ठीक है। आप इस बुक को कर लीजिएगा, तो आपका जो NCERT है उसका आपका 70 to 80% आपका जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये अध्याय 8 है, ठीक है। इसका नाम है आपका पादप में जनन, ठीक है। ये आपका क्लास 7 का है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, पौधों के कायिक अंग है, पूछा गया इसमें जो पौधा है उसका जो कायिक अंग कौन सा है। तो लोग जानते हैं कि इसका जो पौधा का अंग जो है वो जड़ भी है, तना भी है और पत्तियां भी है, यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन में जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 3 कथन है, पूछा है कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है, बोला गया है पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला जो है उसमें बोला गया है किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका लैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, तो हमको जानते हैं कि आपका जो है पुष्प जो होता है, ठीक है, वो पादप का क्या है, आपका एक जनन अंग का कार्य करता है, यानी कि पहला जो है सही है, ठीक है। दूसरा है कि जो भी कोई भी पुष्प उसमें या फिर दोनों या फिर उसमें नर और जो मादा है दोनों के दोनों अंग उसमें पाए जाते हैं, या फिर कोई भी पुष्प में सिर्फ आपका या तो नर होगा या फिर मादा होगा, ऐसे भी पुष्प होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहला सही है, दूसरा भी सही है। उसको हम लोग एक वो बोलते हैं ना आपको उभयलिंगी, तो वो सब होता है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों क्या सही है। तीसरा बोला गया है लैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे का जन्म दे सकते हैं। देखिए, बिना बीज का यानी पूछा गया बिना बीज का, जो कि गलत है, यानी कि जो 3 नंबर है ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है इसमें सिर्फ 1 और 2 सही होगा, ठीक है। बोला गया है ना, देखिए जो पौधा है उसमें आपका 2 प्रकार से संतान जो है उत्पन्न करने की क्या है उसकी प्रकार है, ठीक है। 2 प्रकार है, कौन कौन सी है। एक आपका लैंगिक है, ठीक है, और दूसरा एक है उसको हम बोलते हैं आपका अलैंगिक है, ठीक है। तो पूछा है, देखिए जो आपका लैंगिक जो आपका होता है जनन, इसमें जो पादप है ना बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जो आपका अलैंगिक जनन है, आपका जनन है, इसमें जो पादप है जो प्लांट है वो बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लैंगिक जनन आपका जो जनन है इसमें जो पादप है उनको बीज से चाहिए, ठीक है। इस तो वहीं आपका यहाँ पर कथन था कि आपका जो लैंगिक जनन है इसमें बिना बीज का, जो कि इसमें क्या चाहिए बीज की आवश्यकता है, इसलिए एक कथन क्या आपका गलत है, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ आपका 1 और 2 राइट है। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। देखिए, असत्य पूछा गया है, बोला है लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ये तो आपका सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि आपका जो लैंगिक आपका जो जनन है इसमें बीजों से नए पादप प्राप्त होते हैं, पहला क्या है आपका सही है। और यहाँ पर जो आपका असत्य पूछा है पहला आपका सही है। तो देखिए आगे जो दिया गया कथन इसमें बोला गया है कि जो आपका
अलैंगिक जो आपका जनन है, इसमें जो नए पादप जो है बीज जो अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो सत्य इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो डी है आपका सही हो जाएगा। जितने भी कथन है वो संख्या आपका राइट है, ठीक है। अगला है आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वो क्या होते हैं। सी, अब देखते होंगे आलू, हम लोग बोलते हैं आलू में कि इसका आलू का आंख है, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको ना बोलते हैं आपका काई की कलियां, क्या बोलते हैं उसको ना बोलते हैं काई की कलियां, ठीक है। यानी कि आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। देखिए इसी को बोलते हैं आपका आलू का आंख, ठीक है। जब गांव में आप लोग खेत में रोकते होंगे तो बोलते हैं कि क्या, बोलते हैं क्या, ये जो आंख है इसको, आंख को अच्छा से देखना, वो आंख जो है खराब ना हो जाए, इसीलिए इसी को आंख बोलते हैं, ठीक है। आलू का जो आंख है इसी को बोलते हैं, इसी से जो आलू है उत्पन्न होता है, नया आलू जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है किस पौधे का एक पत्ता नम मिट्टी पर गिरता है, किस, तो प्रत्येक के कली एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। बोला गया है किस, कौन सा ऐसा पौधा है जिसका पत्ता जो है नम मिट्टी पर गिरेगा तो जो प्रत्येक जो कली है वहाँ से एक नए पौधे का जन्म हो सकता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम, क्या बोलते हैं उसको, तो हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। यानी कि पहला है आपका ब्रायोफाइलम, ऐसा ही हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइलम जिसको हम लोग पत्थरचाटा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलियाएं होती है, ठीक है। यदि इस पादप की जो पत्ती है वो आपका आर्द्र भूमि पर गिर जाए तो प्रत्येक के कलिकाएं नए पादप को जन्म दे सकती हैं। अब कौन सा प्रक्रिया से, उसको हम लोग मुकुल बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पौधे के कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य है। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो पौधा होता है ना वो आपका उसका तना हो, पत्ती हो, उससे एक नया पौधा का जनन होता है, उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इंग्लिश में इसका आपका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका कायिक प्रवर्धन, जिससे आपका प्लांट होता है उसका जो जड़ है, तना है, पत्ती है, उससे एक जो नए पौधे है उसका जन्म होता है। इसमें बोला गया है यह है प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका लैंगिक विधि था उसमें आपका बीज की आवश्यकता थी, लेकिन जो आपका ये लैंगिक विधि है इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सत्य है, पहला क्या सत्य हो गया। दूसरा है प्रजनन की अन्य विधियों की तुलना में वृद्धि धीमी होती है, ये आपका कथन नंबर दूसरा है। फिर आपका देखिए तीसरा है कि इसका उपयोग उन पौधों के लिए किया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, ये भी बात सही है। अगला है नए पौधे अपने जनक की सटीक प्रति होते हैं, यानी कि इनमें से जो है पूछा है कौन सा कथन क्या है सत्य है। चाहे कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। तीन में से सत्य जो है, सत्य तो आपका तीनों के तीनों है सत्य, इसमें जो असत्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें असत्य जो है वो बी नंबर है, ठीक है। असत्य इसमें बी नंबर होगा, ठीक है। सत्य नहीं पूछा है। इसमें आपका क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका सत्य नहीं होगा बल्कि असत्य होगा, क्योंकि एक सी और डी तीनों सत्य है, असत्य पूछा है तो सत्य आपका इसमें बी होगा, ठीक है। बी असत्य होगा, इस बार का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी आपका सत्य। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ एक प्रकार का क्या है आपका अलैंगिक जनन है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, विधि है, सही है। तो इसमें जो है आपका सत्य नहीं पूछा है, इसमें असत्य पूछा है, इसको आप सही कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है खमीर एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, वे किस जगत से संबंधित है। देखिए एक खमीर होता है ये आपका एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के द्वारा अपनी जो वृद्धि है जनसंख्या में वो करते हैं, तो किस जगत से संबंधित है। जो आपका खमीर है वो आपका एक कवक है, क्या है, एक फंगस है, एक कवक है, ठीक है। देखिए खमीर क्या है, आपका एक प्रकार का कवक है जो कैसे मुकुलन की विधि द्वारा क्या करता है, एक अपने नए संतान की उत्पत्ति करता है, कौन, खमीर, ठीक है। अगला है फंजाई तंतुमय शैवाल
द्वारा गुणन करते हैं। पूछा गया है फंजाई तंतुमय शैवाल जो होता है वो आपका यहाँ पर होगा अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा क्या करते हैं, वो गुणन करते हैं, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांस और फर्न जैसे पादप में जनन कैसे होता है। देखिए मांस और फर्न जैसे पादप होते हैं, इसमें जो आपका जनन है वो कैसे होता है पूछा गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा बीजाणु निर्माण से। कैसे होगा, इसमें आपको हो जाएगा बीजाणु निर्माण से। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है आपका जिन पुष्पों में पुंगेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसमें दोनों होगा, स्त्री और पुरुष दोनों होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुष्प होते हैं या तो सिंगल रहेंगे या फिर दोनों के दोनों रहेंगे। तो पूछा गया है जिन पुष्प में पुंकेसर यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों प्रकार के गुण होते हैं उस वैसा फूल को क्या कहते हैं। तो ऐसा फूल को हम लोग कहते हैं आपका द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं उसको, उसको लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, यानी कि इसमें क्या है आपका, उसमें दोनों के दोनों लिंग है। ठीक है, और जिसमें सिर्फ आपका एक का एक उपस्थित हो, कोई भी एक हो, या तो केवल पुंकेसर हो या फिर केवल स्त्रीकेसर हो, ऐसे जो होते प्लांट उसको हम लोग बोलते हैं आपका एक लिंगी पुष्प। और जिसमें दोनों हो, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों हो, ऐसा जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे का जनन अंग होता है। जो पौधा होता है उसका जो आपका जनन अंग है कौन सा है, तो पुष्प है। पहले पढ़ चुके हैं जो पुष्प होता है पौधे का क्या है आपका एक जनन अंग है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन है, पूछा इनमें से कौन सा कथन क्या है आपका सही है वो बोला गया है। देखिए पहला कथन है पुंकेसर नन प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। हमने पहले बोला है, जबकि स्त्रीकेसर मादा प्रजनन अंग का अंग है। देखिए प से होता है पुरुष तो प से पुंकेसर, प से पुंकेसर, जो पुंकेसर है आपका ये आपका नर है। ठीक है, यानी कि क्या है आपका नर है, यानी कि क्या है ये पुरुष है, यानी कि पहला जो है कथन सही है। क्या पुंकेसर क्या होता है, पुरुष होता है। जो स्त्रीकेसर है आपका क्या मादा है, यानी कि महिला है। तो पहला जो कथन है आपका ये सही है। दूसरा कथन है ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, आपका ये है। देखिए तो हमने पहले आपको बोल चुका है तो जिस पुष्प में दोनों या तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों के दोनों उपस्थित हो, वैसे जो होते हैं पुष्प उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं या फिर उस पुष्प को हम लोग क्या चाहिए उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, या तो उसको द्विलिंगी पुष्प होगा या फिर क्या फिर उसको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। यहाँ बोला गया जिसमें केवल पुंकेसर और केवल स्त्रीकेसर, जो गलत है। जिसमें दोनों होता है उसी को बोलते हैं आपका उभयलिंगी पुष्प या फिर द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, दूसरा क्या आपका गलत है। तीसरा है मक्का पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों गुलाब और टुनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ये आपका सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपका 1 और 3 सही है। आप इस बात को याद रखिएगा कि मक्का पपीता और जो ककड़ी और खीरे के जो पौधे होते हैं ये आपका एक लिंगी पुष्प होते हैं। और जो आपका सरसों, क्या सरसों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों गुलाब और पिटूनिया का जो पौधे होते हैं क्या है आपका द्विलिंगी है, ये उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है, अगला है पराग कोश में क्या होता है। पूछा गया है पराग कोश में क्या होता है। तो पराग कोश में आपका पराग कण होता है। क्या होता है इसमें पराग कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुष्प का कौन सा भाग स्त्रीकेसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका वर्ती काग्र है। देखिए ये वर्ती काग्र है। हम लोग पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं कि जो आपका वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों आपका स्त्रीकेसर का भाग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि शीर्ष भाग कौन है जो कैसा होता है आपका चिपचिपी होती है। तो ये जो होते हैं ये आपका वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये आपका वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, देखिए ये वर्तिकाग्र जो है ये पुष्प देखिएगा तो ऐसा कुछ होता है, इसी को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये आपका वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र हो गया और इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं और ये आपका अंडाशय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका
ये आपका पराग एक कोष है और इसी में आपका परागकण होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से उड़ के यहाँ पर आता है, जिसको हम लोग परागन बोलते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि जो गलत है उसको चुनना है। तो स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होता है। पहले बोले हैं कि जो स्त्री केसर उसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों भाग होते हैं, यानी कि पहला क्या है आपका राइट है। दूसरा है अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, ये भी सही है। मादा युग्मक अथवा अंड का जो निर्माण है बीजांड में होता है, ये भी सही है। अगला है अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मज बनता है, ये आपका गलत है। जब आपका अलैंगिक जनन हो गया तो इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें से जो है बोला गया सत्य कौन है गलत कौन है, तो इसमें गलत आपका हो गया डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोला गया है, सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण परागन कहलाती है। पूछा है कौन सा कथन क्या है आपका सही है, तो इसमें जो है आपका 1 और 2 यानी कि दोनों के आपका सही है, ठीक है। देखिए बोला गया है ना कि पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र में जाना क्या कहलाता है आपका परागन कहलाता है। पहले ही बोले हैं कि जो आपका पराग कोश से है, पराग कोश से जो पराग कण है वहां से उड़ के किसी भी तरह से कहाँ पर वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उस जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परागन, ठीक है। यही आपका यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोला गया है कि इनमें से कौन सही है कथन है, सही पूछा गया है। पहला कथन है बोला गया है पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। पुष्प के परागन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। पूछा है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए दोनों आपका सही है। देखिए जो आपका परागकण है ना, ठीक है, जिस फूल में परागकण हो उसी फूल के जो वर्तिकाग्र है उस पर अगर आकर गिरेगा तो उसको बोलते हैं आपका स्वपरागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्वपरागन बोलते हैं, खुद से परागन हुआ है स्वपरागन बोलते हैं उसको, सही है। दूसरा है अगर पुष्प के जो परागकण जो है उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं उसको पर परागन कहते हैं, यानी कि दोनों के आपका सही है, ठीक है। अगला है नर और मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। देखिए जो नर है और मादा है इन दोनों को जो मिलने से जो भी आपका कोशिका बनती है उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं आपका युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका युग्मनज बोलते हैं, यानी कि पहला जो है क्या है सही है, ठीक है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा जो है ये दोनों का जब भी आपका युग्मक जो मिलेगा उस युग्मन का जो प्रक्रम है जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आपका निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से पादपों को बीजों के परिकीर्णन से क्या लाभ होता है, ठीक है। बोला गया है इसमें आपका बोला गया है निम्नलिखित में से पादपों को बीज के परिकीर्णन से क्या लाभ होता है, ये पूछा है। आपके सामने 3 कथन दिया गया है और इसमें से पूछा है कौन सा असत्य कौन से पूछा गया है, ठीक है। देखिए पहला है आपका एक ही प्रकार के पादप के नवोदितों में सूर्य के प्रकाश जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। परिकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित करने में सहायक होता है, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता करता है। ये सभी आपका तीनों के आपका सही है। पूछा है कौन गलत है, गलत आपका जो 4 नंबर है नहीं गलत है। इसमें बोला गया है प्राकृतिक में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन केवल
पवन द्वारा होता है। देखिए केवल पवन द्वारा नहीं होता है, बल्कि पवन से होता है, कीट से होता है, खुद से भी होता है। यानी कि इनमें से कौन असत्य है? सत्य आपका 4 है, ठीक है। पानी से, खुद से भी होता है और कीट से भी होता है। ये सब क्या है? आपका तरीका है, ठीक है। बोला है ना, पवन, जल और जंतु, या फिर खुद से भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है, उसको चुनना है। तो बोला गया है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होते हैं। बोला गया है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होते हैं। ये सही है, जो अंडाशय है वही फल बन जाते हैं, ठीक है। बीजांड में बीज विकसित होते हैं, सही है। बीज में एक भ्रूण होता है जो जो स्वच्छात्मक बीजावरण के लिए अंदर आता है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका इसमें से कोई नहीं है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, इनमें से कोई नहीं क्या असत्य है, ठीक है। अगला है, पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है, आपके सामने 4 कथन है, ठीक है। बोला गया है, बीजों के प्रकीर्णन प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन का प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। इसमें पूछा गया कि जो बीज का प्रकीर्णन है उसका कौन सा विधि है। इसमें पूछा गया सही कौन सा है, तो आइए देखते हैं सही कौन सा है, ठीक है। पहला है वायु द्वारा। देखिए हम पहले बोल चुके हैं, आपका पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि वो का जो वायु है, वायु द्वारा कुछ हल्के रोमयुक्त बीज, जैसे आपका आक, सूरजमुखी, सहीजन तथा द्विफल तथा द्विफल के बीज हल्के होने के कारण बहती आयु के साथ दूर तक फैल जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये जब आपका कथन है आपका राइट है। यानी कि जो वायु है इसके द्वारा भी क्या जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा है जल के द्वारा भी होता है। जल के द्वारा फलों का जो आपका आवरण है स्पंजी तथा तंतुमय होती है। ये जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे नारियल है, भी सही है आपका। तीसरा है जंतुओं द्वारा कुछ कांटेदार बीजे जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना एवं जेंथियम, ये भी सही है। और जो आपका चौथा है, बोला गया है फलों के फटने द्वारा एरंड और बालसम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं। इनमें सिंचित बीजों का प्रकीर्णन आपको हो जाता है, बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। यानी कि आपको चारों है, चारों को बढ़िया से, तो आपको लगेगा कि जो चारों प्रोसेस है इसके द्वारा जो है बीज का वो क्या होता है, आपका प्रकीर्णन होता है आपका एक जगह से क्या चीज दूसरे जगह के पास। यानी कि इनमें चारों जो है क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पूछा गया इसमें क्वेश्चन जो है, देखिए अब हम जो लोग जो है चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, ठीक है, आप क्लास 7 का। इसमें आपका गति और समय है, ठीक है, गति और समय है, यानी कि आपका डिस्टेंस, सॉरी स्पीड एंड टाइम है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला है आपका सरल लोलक की गति होती है। देखिए जब आपका एक सरल लोलक होती है ना, उसकी जो गति है कैसी होती है, तो वो जो गति है आपका वो आपका कैसी होती है, वो एक आवर्ती गति होती है। कैसी? वो एक आवर्ती गति होती है, ठीक है। देखिए बोला गया है, किसी वस्तु के गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ते समय हाथ आगे पीछे चलते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं, इसलिए यह क्या है? यह एक आपका दोलनी गति है। क्या है? वो एक दोलनी गति है, ठीक है। जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हाथ जो है आपका आगे पीछे चलते रहता है और वो बार बार होते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो है इस पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है। देखिए, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल सामान्य कही जाती है। देखिए बोला है कि अगर किसी भी सरल रेखा का अनुदिश, ठीक है, कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु जो गति करती है और जो उसका जो चाल है आपका, अगर वो परिवर्तित होता है
तो उसको सामान्य चाल कहते हैं। ये गलत है। अगर जो चाल है, अगर वो आपका बार बार क्या हो रही है, कब परिवर्तित हो रही है, उसको समान चाल नहीं कहते हैं। यानी पहला ही क्या आपका असत्य हो गया। पहला क्या है, पहला आपका असत्य हो गया। दूसरा है किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। देखिए यहाँ पर बोला गया आपका नियत चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, तो ऐसी जो गति है उसको बोलते हैं आपका एक समान गति, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला है वही असत्य है, तो असत्य पूछा है तो असत्य इसमें आपका कथन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। पूछा इनमें से सत्य कौन सा, सत्य पूछा है, तो पहला जो है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है, तो इनमें से भी सही है। तो बोला है कि कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है, तो असत्य तो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि जो डी है आपका असत्य है। इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है, दोनों दोनों क्या आपका सही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य है। सत्य पूछा है, पहला है क्वार्ट्ज घड़ी आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा है लोलक का जो आपका वार्तकाल है, ठीक है, मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। दोनों दोनों के आप कथन जो है वो आपका सही है, ठीक है। सत्य पूछा है तो दोनों दोनों के आपका सही है, ठीक है। बोला गया है आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। यानी कि क्या है, जो पहले के घड़ी थे, ठीक है, उनसे समय जो नापते थे, और जो आपकी घड़ी है उनसे जो समय नापते हैं, पहले की अपेक्षा जो आपका घड़ी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या चाहिए क्वार्ट्ज घड़ी बोलते हैं, इससे जो समय है वो क्या एक्यूरेट दिखाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका क्या आपका अधिक यथार्थ है, ठीक है। जो एक्यूरेट समय है वो आपकी घड़ियाँ दिखाती है, ठीक है। फिर आपका है लोलक का जो आपका वार्तकाल है, मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता है। कैसे घड़ी चाहिए हमको चाहिए आपका एक विराम घड़ी, किसके नापने के लिए, लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए, ठीक है। अगला है चाल का मूल मात्रक है। देखिए जो स्पीड है इसका मूल मात्रक क्या है ये पूछा गया है, तो आपका होता है मीटर पर सेकंड, का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला गया है वाहन की गति को मापने के लिए मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। देखिए जो वाहन की गति है ना, जैसे बाइक विक है, इसमें आपका लगा रहता है स्पीड को मापने के लिए, उसको नहीं बोलते हैं आपका स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते हैं आपका स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आपका स्पीडोमीटर, ठीक है। ये आपका किलोमीटर पर आवर के चाल में दिखाता है, ठीक है। जो देखिएगा बाइक का जो होता है वहाँ पर देखिएगा आपका गोल हैगा, उस पर आपका लिखा होगा 10 20 करके, उसी को हम बोलते हैं क्या स्पीडोमीटर बोलते हैं। वो आपका किलोमीटर पर आवर में दिखाता है स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ओडोमीटर मापता है। देखिए जो आपका ओडोमीटर है क्या मापता है ये पूछा गया है। देखिए ये जो आपका एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। किसी भी आपका जो गाड़ी उड़ी है उसमें आपका एक आपका लगा रहता है स्पीडोमीटर, ठीक है, जिसमें आपका स्पीड नापता है, कितना स्पीड से आप चल रहे हैं। और आपका इसी में एक लगा रहता है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका ओडोमीटर। इसे दिखाता है कि आप कितना दूरी तय किए हैं, ठीक है। इसमें दिखाता है कि आप जो है कितना दूरी तय किए हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि यह एक डिवाइस है, यानी कि यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन जैसे कि साइकिल या कार द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। यानी जो दूरी है उसको मापने के लिए करते हैं, यानी कि बी नंबर क्या आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। सही पूछा है, तो आपका होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आपका जो है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बाई समय हो गया। तो आपका हो गया बी नंबर, चाल बराबर दूरी बाई समय, ये सबका सही है। नेक्स्ट है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु एक का दूरी समय ग्राफ एक होता है। देखिए कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसकी जो आपका
समय ग्राफ होता है, दूरी और समय ग्राफ होता है, वो कैसा होता है, तो आपका एक कैसा होगा, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कोई एक आपका सरल रेखा होगा। कैसे होगा देखिए, मानते हैं कि ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। नीचे आपका जो है यहाँ पर आपका टाइम दे दिया और यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बोला गया है नियत चाल से, यानी कि जो इसका स्पीड, ये पर स्पीड हो गया है, जो उसका स्पीड है उसके, तो यहाँ पर मानते हैं कि आपका स्पीड आपका जो है उसका 5 किलोमीटर का मीटर है, ठीक है। तो उसी के स्पीड से वो सीधे आपका चल रही है, यानी कि ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। आपका जो नियत चाल से कभी वस्तु है अगर वो गति कर रही है, ठीक है, तो उसका जो आपका ग्राफ होगा ना, ग्राफ आपका कुछ इस तरह बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ आपका इस तरह बनेगा। यहाँ पर नीचे आपका टाइम रहेगा और इधर जो आपका वो आपका डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ऐसा बनता है, ठीक है, ग्राफ उसका। देखिए यहाँ पर बना के दिखाया गया है, देखिए ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर समय है और यहाँ पर आपका दूरी है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी, मतलब जो सोचिए हमने ऐसा बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये अब यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन है, इसका आपका अध्याय नंबर 10 है, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 10 है। इसमें बोला गया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। क्या बोला गया है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा, पहला कथन में बोला गया है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है, ठीक है। अगला है मोटी छोटी व मोटी रेखा तीन टर्मिनल को निरूपित करती है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें हम बोलेंगे कि 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। देखिए टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियाँ में बैटरी उपयोग की जाती है, ठीक है। विद्युत सेल को सदैव एक ही सदैव ही एक के बाद दूसरे को रखा जाता है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो पूछा गया है सही कौन सा है, तो सही आपका कथन, सही कथन नहीं है, सॉरी, सही कथन नहीं है, ठीक है। ये पूछा गया है सही कथन नहीं है, तो इसमें दूसरा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है विद्युत सेलों को जो सदैव है एक ही के बाद दूसरे को रखा जाता है, ये आपका सही नहीं है, जो कि ये सही है, ठीक है। ये सही है, पूछा गया सही कथन नहीं है, पूछा गया नहीं है, तो आपका जो दूसरा है वो कथन गलत है, ठीक है। देखिए चित्र नंबर 10 का 2, अच्छा यहाँ पर है, ठीक। देखिए बोला गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बोला गया है कौन सा कथन आपका सत्य है, उसको पहचान करना है। बोला गया है बल्ब केवल तभी दीप्त होते हैं यानी जलते हैं जब स्विच ऑन की स्थिति में हो। जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब जो है वो जलता है, यानी कि पहला तब का सही है, सब लोग जानते हैं। दूसरा है परिपथ को तब खुला कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए परिपथ जब खुला होना तो उसमें जो करंट है फ्लो नहीं होता है, जब बंद होगा तब करंट फ्लो, तब करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तब उसमें क्या होगा, जो विद्युत धारा है वो उसमें आपका क्या प्रवाहित होगा जब बंद होगा। तो यहाँ पर आपका खुला लिखा गया है, यानी कि जो ये है ये गलत हो गया है। परिपथ अधूरा हो तब इससे बंद परिपथ कहते हैं, नहीं, परिपथ जो अधूरा है उसमें नहीं, जब परिपथ पूरा क्या आपका क्लोज है उसको बोलते हैं आपका बंद परिपथ, यानी कि इसमें आपका बी और सी दोनों गलत है। तो पूछा गया है सही कौन है, तो सही तो पहला ही होगा ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। कौन सा आपका जो डिवाइस है वो विद्युत धारा के आपका जो आपका हीटिंग इफेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत घंटी। देखिए विद्युत घंटी जो है आपका हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका देख सकते हैं स्त्री जो है, स्त्री में आपका जो है ये भी आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है, जिसमें हीट होता है तभी प्रेस होता है। जो बल्ब में विद्युत फ्यूज है ये भी आपका इसी पर तापीय प्रभाव है, जब ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो गर्म होकर क्या होता है, उठ जाता है। विद्युत बल्ब भी है, अच्छा कौन नहीं है, तो इसमें जो घंटी है ना ये नहीं होता है, ठीक है।
देखिए जो विद्युत घंटी होता है ना, ये आपका विद्युत का चुंबकत्व का जो सिद्धांत है उस पर काम करती है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उस पर ये काम करती है। कौन? आपका विद्युत घंटी। ठीक है, जो घंटी है आपका विद्युत चुंबकत्व पर काम के जो सिद्धांत उस पर काम करती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें बोला गया है कौन सा सही है, चाहे कौन सही कथन है उसको चुनना है। सही पूछा गया है, तो सही इसमें कौन होगा पूछा गया है। देखिए कथन है आपका, सभी विद्युत तापकों में तारों की एक कुंडली होती है जिसे विद्युत तापन अवयव या फिर इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। सही है। दूसरा है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बात सही है कि जब भी आपका विद्युत धारा से जब भी आपका किसी भी तार से जो विद्युत धारा पार होती है तो तार जो है आपका गर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये दोनों के दोनों क्या आपका राइट है, यानी कि आपका जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है, बोला गया है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय बाद चालक गर्म हो जाता है और उसमें उत्पन्न करता है, ऐसा किसके कारण होता है? देखिए जब भी कोई भी आपका चालक है, जो भी कंडक्टर है, उससे हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा देर बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म जो होता है और उससे जो क्या होता है, आपका जो ऊष्मा है वो आपको उत्पन्न होती है। पूछा है जो ऐसा जो है वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए तो उसमें हम जानते हैं कि जो आपका विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा है, देखिए जो आपका देखिए जो आपका विद्युत ऊर्जा का जो आपका ऊष्मा है, ठीक है, जो ऊर्जा है, ठीक है, वो आपका ऊष्मा में क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है, आप उसमें आपका रूपांतरण होता है। यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा में क्या होता है, आपका रूपांतरण होता है। यही जो ऑप्शन है उस आपका सटीक लग रहा है। और ये तीनों जो है श्रेणी प्रतिरोध हो, त्रिभुज तकनीकी, ऊष्मा ऊर्जा के विद्युत में परिवर्तन, ये तीनों जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो पहला हो जाएगा। ठीक है, देखने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है। लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा है, ठीक है, वो आपका ऊष्मा में ही होता है परिवर्तन। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो आपका हीट एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला आपका सही है। नेक्स्ट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी तार में जो आपका ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है वो किस किस जो कारण है उस पर डिपेंड करता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर तार के पदार्थ पर भी, कैसा पदार्थ है, ठीक है, तार की लंबाई पर भी और उसकी मोटाई पर भी, यानी कि इनमें से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी, आपका डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सामग्री की प्रकृति, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और प्रवाहित धारा की अवधि, यानी कि सब हो जाएगा। ये आपका तीनों तीनों सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला है, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में क्या होता है, आपका विक्षेप होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। जब भी पूछा गया है पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने यह देखा है कि जब भी किसी तार में जो है करंट को फ्लो करते हैं तो उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी गई है उसमें कुछ ना कुछ क्या हिलता है या उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप होता है। तो ये जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका ओरस्टेड थे। कौन थे? ओरस्टेड थे, जिसका पूरा नाम था आपका हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। कौन थे? आपका हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड थे। ठीक है, यानी कि आपका पहला क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लैंप में विषैली गैस होती है और इसके लिए उसका निपटान, ठीक है, निपटान निरापद ढंग से किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला है संतः प्रदीप्त लैंप। क्या है? सी एफ एल वालों जानते होंगे, पहले देखे होंगे CFL, उसी को बोला था। इसमें एक विषैली गैस के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए बोला गया है प्रदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो विषैली होता है, अतः खराब प्रदीप्त नलिका तथा CFL का जो निपटारा है वो सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कौन सा बल्ब का? CFL बल्ब को जो आपका खराब हो गया, फेंकना है तो इसको कहीं भी सही जगह फेंकिए ताकि इसका जो है कभी भी इसका चपेट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, विषैली गैस इसमें होता है। ठीक है, किसका? CFL का। ठीक है, अब तो CFL मार्केट में नहीं इतना चलता है, तब LED बल्ब जैसा सब चीज़ आ गया है। अगला है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व
सामान्यतः क्या होता है? तो क्या होता है जी, इसका आपका हो जाएगा नष्ट हो जाता है। क्या होता है आपका? नष्ट हो जाता है, यानी कि जो सी नंबर है सही हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है तुलनात्मक रूप से कौन सा बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं? ये कौन सा बल्ब जो है जो आपका इलेक्ट्रिक का जो उपयोग कम करते हैं? एलईडी बल्ब है, इसलिए आजकल सबके घर में क्या आपका एलईडी बल्ब लगाया जाता है, ताकि जो आपका विद्युत है, जो आपका इलेक्ट्रिक है, उसका खर्च कम हो। कौन सा बल्ब है आपका? एलईडी बल्ब है। ठीक है, बोला गया है कि आपके सामने बोला गया क्या है, संभव है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई तार पिघल कर टूट जाए? सही पूछा गया है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, सही पूछा गया, बोला गया हाँ, कुछ विशेष विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिकतम सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। देखिए, कोई पतला तार है, ठीक है, उसमें अगर ज़्यादा करंट आ गया तो ये तो पिघल के ही बेचारा टूट जाएगा। यानी कि पहला क्या है आपका? सही है। नहीं, कुछ विशेष पदार्थ के बने तारों से जब अधिकतम सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये पिघल कर टूटते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, वो जो भी पतला तार और कोई कमजोर जो मेटल है उससे बना हुआ है, उसमें ढेर करंट आएगा तो टूट जाएगा। अब देखते हैं कि फ्यूज होता है, घर का फ्यूज होता है ना, फ्यूज फ्यूज उड़ गया, क्या होता है फ्यूज में? फ्यूज का जो तार है क्यों टूटता है? क्योंकि उसमें अधिक जो करंट है पार होता है, तो फ्यूज का जो तार है वो अपने आप क्या हो जाएगा? टूट जाता है पिघल कर। यानी कि पहला क्या आपका सही है, केवल आपका कथन 1 जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सही है पूछा है। तो इसमें सही पूछा गया है, बोला गया है सेल ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखती है, सेल कहलाती है। देखिए, सेल क्या है? सेल तो वही है जो बैटरी है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी के अंदर जो है आपका रासायनिक ऊर्जा है, और जो रासायनिक ऊर्जा है ये किस में होता है कन्वर्ट? ये आपका विद्युत ऊर्जा में होता है कन्वर्ट। यानी कि पहला क्या है? सही है। दूसरा है बैटरी, दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। देखिए, सेल आपका सिंगल होता है, ठीक है, अगर अगर एक सेल और एक और सेल, दो सेल जब मिलता है, दो से अधिक सेल, मतलब देखिए अगर सिंगल कोई है उसको सेल बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें 2 3 4 से जोड़ देंगे तो उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से जो जो अधिक सेल है उसको मिलाकर हम लोग बैटरी कहते हैं। यानी कि दोनों को दोनों क्या है आपका? सही है। देखिए, अगर कोई सिंगल है उसको सेल कहेंगे। ठीक, बोलते हैं ना, सेल दीजिए दुकान में, सेल सिंगल है सेल, और उसमें अगर 1 2 3 4 को जोड़ देंगे सेल को, तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, अगला है फ्यूज निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? देखिए, फ्यूज जो है वो आपका, देखिए जो फ्यूज है इसका काम क्या है? फ्यूज उसका काम एक ही है, जब भी आपके घर में अधिक अगर क्या होगा आपका वोल्टेज या फिर करंट पार होने लगेगा तो वो क्या करेगा? ओवरलोडिंग से क्या होगा? आपको बचाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें आपको ओवरलोडिंग से बचाएगा। ठीक है, फ्यूज का काम यही है। देखिए, फ्यूज अब कैसे ही होता है, जब भी आपका ढेर करंट आने लगेगा फ्यूज क्या बोलता है ना, फ्यूज उड़ गया, तो वही मतलब क्या है, इसका जो कार्य है वो आपको ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है, अब तो आजकल तो फ्यूज नहीं आता है, आजकल क्या आपका एमसीबी आने लगा। ठीक है, फ्यूज था, फ्यूज अब हट गया है, अब आपका एमसीबी आता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एमसीबी है। इसका जो आपका जो नाम है वो आपका है लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लघु परिपथ विच्छेदक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको। ठीक है, बोला गया आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो फ्यूज है इसके जगह पर किसका उपयोग होता है आपका? एमसीबी क्या होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं आपका, इसको हम लोग मिनी सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ इंग्लिश होता है। ठीक है, मिनी सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, इसका जो है फ्यूज की जगह पर उपयोग होता है एमसीबी। ठीक है, और आप लोग जो है देखिए घर में जो है आजकल फ्यूज नहीं लगता है। ठीक है, आजकल जो है आपका जो एमसीबी है उसी का जो उपयोग होने लगा है। ठीक है, फ्यूज की जगह पर। तो इसका जो आपका होता है फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा पूछता एग्जाम में कि जो एमसीबी है उसका फुल फॉर्म क्या होगा और इसका उपयोग क्या है। तो आपको पता चल गया कि जो एमसीबी है ये आपका फ्यूल की जगह पर काम होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो पता हो आपका होता है मिनी नहीं, आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका होता है मिनी मिनीचर बोलते हैं, मिनीएचर। ठीक है, देखिए मिनीएचर बोलते हैं, मिनीएचर सर्किट। ठीक है, आपका ब्रेकर होता है। ठीक है, फ्यूज के याद रखिएगा क्या होता है? मिनीएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, आपका फिर अगला क्वेश्चन से बोला गया है
निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथन कारण को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका अभिकथन है, बोला गया है जब जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति भांति व्यवहार करता है। ठीक है, सही है। जब भी आपका विद्युत धारा है किसी तार से गुजरेगी तो तार जो है आपका चुंबक की भांति आपका क्या है, वो व्यवहार करता है। कारण क्या है, तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, यानी कि आपका पहला तो सही होगा लेकिन आर जो है वो गलत होगा, आर सही नहीं है। ठीक है, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कथन कारण पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा गया है कथन कारण है कौन सही है कौन गलत है पूछा गया है। देखिए, कथन आपका है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये सही है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आना यह प्रदर्शित करता है कि विद्युतवाही तार चुंबक की सतह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी किसी ने पूछा गया कौन सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, यानी कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें बोला गया प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया कथन है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, दर्पण का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। देखिए, प्रकाश जो है आपका सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि पहला सही है। दर्पण का जो प्रतिबिंब है हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करती है, दोनों के आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जो प्रकाश है उसका जो पथ है उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे पूछा गया है। उसके लिए जब प्रकाश किसी पॉलिश की सतह पर पड़ती है, और अगला है चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ती है। ठीक है, फिर अगला आपका प्रकाश के पथ को नहीं परिवर्तित कर सकते। देखिए, ये तो गलत है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी लाइट जलाएं, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर पॉलिश किया हुआ सरफेस है तो यहाँ पर क्या करता है, ये प्रकाश है इससे आपका रिफ्लेक्ट जो करके अपना जो पथ है उसको, जो उसका दिशा है उसको क्या करता है, चेंज करता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी पॉलिश जो किया हुआ जो सतह है उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर कोई आपका चमकदार पृष्ठ है जैसे कि आपका देखते हैं ना हम लोग, आपका ऐनक है, आप ऐनक में जब लाइट बारिएगा तो वहाँ से भी क्या होता है, आपका रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हम लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, उसका जो आपका पथ है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपका 1 और 2 सही है। ठीक है, यानी कि तीसरा जो नहीं कर सकते हैं ये गलत है। ठीक है, यानी कि पहला 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला है, जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब क्या होता है। तो ये आपका नियमित परिवर्तन होता है। क्या होता है आपका, ये आपका नियमित परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर होगा, जब भी जो प्रकाश है आपका कहाँ पर, दर्पण पर, कहाँ पर दर्पण है उस पर जब आपका लाइट पड़ेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाती है। जब भी आपका जो दर्पण है उसके द्वारा प्रकाश की जो दिशा है उसमें अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि सी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है जब एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो दर्पण में मोमबत्ती का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये पूछा गया है। देखिए, तो जो बनेगा, देखिए ऐसा कुछ है, ये फिगर है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। देखिए, तो सीधा तथा मोमबत्ती के समान साइज कैसे बनेगा आपका, सीधा तथा मोमबत्ती के समान साइज का पहला क्या सही है, सीधा बनेगा, और जो मोमबत्ती उसके समान साइज का बनेगा, यानी कि पहला क्या है आपका सही है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ये पूछा गया है। देखिए, जब भी आपका समतल दर्पण होगा उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा होगा, और जब भी सीधा बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, आपका एक आभासी होगा। ठीक है, जब भी प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, वो आपका आभासी बनेगा, यानी कि आपका आभासी और सीधा होगा, पहला आपका जो राइट है। अगला है कि जैसे ही एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा।
देखिए जैसे ही वस्तु जो समतल दर्पण की ओर बढ़ती है, जो आपका प्रतिबिंब है उसका जो आकार होगा वो आपका अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर क्या होगा, शायद आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि एक समतल दर्पण के सामने दाहिना हाथ हाथ से अपने बाएं कान को स्पर्श करते हैं तो दर्पण में दिखाई देगा। देखिए जब भी आपका अगर समतल दर्पण है ना, उसमें जो आपका इमेज है वो आपका दाहिना हाथ है, आपका हेने है, तो जो दर्पण है उसमें आपका दाहिना हाथ इस साइड दिखाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं लेटरली बोलते हैं इन्वर्सन। ठीक है, यानी कि आपका जो है इसमें दाहिना कान को बाएं हाथ से स्पर्श किया है। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, वो दाहिना हाथ आपका हेने है, जो आपका दर्पण है इसमें आपका इधर दिखाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दाहिना कान को बाएं हाथ से स्पर्श किया हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी डी है आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर आपका ये आपका होता है, समतल दर्पण में। ठीक है, इसको हम लोग लिटरली इन्वर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको पावर्स से पावर पार्सो पावर्स वैसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, बता दें नीचे लिखा हुआ हिंदी में, तो इसको देखिए हिंदी में उसको हम लोग पावर्स परिवर्तन बोलते हैं, आगे होगा तो उसमें बता दें क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में उसको हम लोग लिटरली इन्वर्सन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट सीधे और वस्तु के आकार के समान आकार का प्रतिबिंब देती है। तो बोला गया स्टेनलेस स्टील की प्लेट की सतह है कैसे काम करेगा। देखिए आपका स्टेनलेस स्टील है, घर में जो होता है बर्तन ना, उसका जो बर्तन का जो आपका सतह है, ठीक है, देखिएगा जो होता है ना प्लेट, होता है ना प्लेट, उसका जो आपका सतह है वो आपका काम करेगा, एक जैसे होता है काम करता है ना आपका एक ये दर्पण, वैसे काम करता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं आपका समतल दर्पण की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें आपका चेहरा दिखता होगा। ठीक है, अगला है, जब हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम देखेंगे कि क्या है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चम्मच के पीछे वाला साइड से। ठीक है, तो जो पीछे वाले होता है, देखिए जब हम अपने चम्मच के पीछे, देखिए चम्मच जो होता है, चम्मच का जो पीछे वाला होता है ना, ये पीछे वाला होता है ना, पीछे वाला ये आपका उत्तल सतह है। क्या आपका, ये आपका उत्तल सतह है। क्या होता है, ये आपका उत्तल सतह है। और जब भी उत्तल सतह होगा, उत्तल दर्पण होगा, वहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा बनेगा, वो आपका छोटा बनेगा और साथ में आपका आभासी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाकर चम्मच में अपने प्रतिबिंब को अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है। तो इसका आपका हो जाएगा, जो आपका चम्मच की बाहरी भाग उत्तल उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो बाहरी भाग है ये आपका कैसे काम करेगा, ये आपका उत्तल दर्पण का काम करेगा, इसमें आपका प्रतिबिंब जो छोटा बनेगा और आपका आभासी बनेगा। और जो इसके जो कि भीतरी भाग है, ठीक है, जो भीतरी भाग है वो आपका कैसे काम करेगा, वो आपका अवतल दर्पण द्वारा काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चम्मच देखिए, जो आपका भाग आपका ऐसा है ना, देखिए चम्मच ऐसा हो गया, जो भाग आपका उठा हुआ है ये आपका उत्तल काम करेगा। ठीक है, ये उत्तल है। जो भाग आपका धंसा हुआ है ये आपका अवतल है। ठीक है, जब उत्तल होगा तो छोटा बनेगा और आपका आभासी बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अगला है, हम अपने चम्मच की बाहरी सतह से अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं। चम्मच किस दर्पण के भांति कार्य करता है। देखिए हमने क्या बोला था कि आपका जो है छोटा बनेगा, ठीक है, और आपका सीधा बनेगा। अगर आपका सीधा बना तो फिर कैसा होगा, आपका एक आभासी बन जाएगा, बोले ना। पर सीधा जहाँ बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ पर प्रतिबिंब आपका सीधा बना वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका भासी होगा। तो जहाँ पर भी आपका सीधा बना भासी बना, तो ऐसा जो प्रतिबिंब है वो आपका बनाता है अवतल दर्पण, सॉरी वो आपका बनाता है उत्तल बनाता है। कैसे बनाता है, वो आपका उत्तल जो है वो बनाता है। हम बोल चुके हैं कि जो आपका अब उत्तल है वो आपका जो उभरा हुआ भाग है इसको हम उत्तल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तल बोलेंगे जब क्या होगा, यहाँ पर उत्तल बनेगा, उत्तल में आपका सीधा बनेगा और आपका भासी बनेगा। ठीक है, और छोटा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करें। कथन क्या है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। मैंने बोला है कि जो बाहरी है वो आपका उत्तल की तरह काम करेगा, जो अंदर वाला है भीतरी है धंसा हुआ जो भाग है वो आपका अवतल की भांति काम करेगा। यानी कि पहला क्या है, सही है कि जो भीतरी पृष्ठ है वो आपका कैसे काम करेगा, आपका अवतल की तरह काम करेगा। जो बाहरी पृष्ठ है जो आपका उभरा हुआ है वो आपका
उत्तल की तरह काम करेगा। और जो बाहरी पृष्ठ है आपका उत्तल की तरह काम करेगा। चम्मच के बाहरी पृष्ठ से बना प्रतिबिंब छोटा और आभासी बनता है, सही बात है। जो बाहरी पृष्ठ है वो अब कैसा है आपका उत्तल जगह, उत्तल कैसा काम करेगा, उत्तल से कैसा बनता है, उत्तल से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, यानी कि आपका 1 2 3 आपका सही होगा, ठीक है। इसमें आपका तीनों को तीनों क्या आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। बोला है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जो प्रतिबिंब कहाँ पर अगर पर्दा पर बन गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहला क्या आपका सही है, इसमें आपका सब दिया गया है, इसमें आपका सब होगा, ठीक है। देखिए पहला क्या आपका सही है। दूसरा है मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जो प्रतिबिंब हमको पर्दा पर प्राप्त हो गया उसको हम लोग क्या है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जो प्रतिबिंब हमको पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा उसको हम लोग क्या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि भी सही है, भी सही है। और देखिए जो समतल दर्पण जो है इससे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये भी सही है। और फिर है अवतल दर्पण से वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आपका जो चारों है वो चारों क्या आपका सही है, ठीक है। इनमें से जो सभी है वो सही हो जाएगा, सब क्या आपका सही है, ठीक है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है उसकी देखिए हमने बोला है अगर जो आपका सीधा होगा तब क्या होगा, आपका भासी होगा। जो सीधा होगा तो आपका भासी होगा। यहाँ पर आपका वास्तविक है, यानी कि आपका भासी नहीं वास्तविक है, तो वास्तविक होगा तो आपका उल्टा होगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अगर सीधा है तो वहाँ पर क्या होगा, भासी होगा। अगर आपका उल्टा है तो वास्तविक होगा, सही है, ठीक है। अगला है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होगा, ये जो होगा आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। कहाँ होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। जब भी आपका जो आपका वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा ना, तो जो इमेज है वो अब कैसे बनेगा, वो आपका आभासी सीधा और बीम से बड़ा बनेगा। किसमें, ये आपका बात हो रही है अवतल दर्पण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी आंख कान नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंख नाक और गले है इसके लिए हम लोग को जो आंख नाक है सब क्या है, इसको बड़ा में देखना पड़ेगा। बड़ा में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो अवतल दर्पण इसको उपयोग करते हैं ताकि उसमें का बड़ा बड़ा फिगर दिखे, ठीक है। जो उत्तल है इसमें आपका छोटा बनता है, ये तो होगा नहीं, आपका अवतल होगा, ठीक। अवतल में बड़ा बड़ा दिखता है, पहला क्या सही हो जाएगा। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है। हमने क्या बोला, बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग उसका उपयोग करेंगे किसका, उत्तल का, यानी कि आपका जो उत्तल है, उत्तल में क्या होगा, इसमें आपका बड़ा दिखेगा, उत्तल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होगा। बोला गया है उत्तल दर्पण में, ठीक है, जब भी वस्तु जो है आपका अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो कैसा बनेगा, तो आपका आभासी और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। पहले ही बोल रहे हैं कि अगर आपका उत्तल दर्पण होगा तो जो प्रतिबिंब होगा आपका कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अगर सीधा बनेगा तो क्या होगा, आपका आभासी होगा, यानी कि आपका पहला क्या राइट है। नेक्स्ट है वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं। देखिएगा जो गाड़ी होता है, गाड़ी में आपका लगा रहता है आपका साइड मिरर, ठीक है, जहाँ पर पीछे की जो भी आपका चीज़ है गाड़ी आ रहा सब दिखता है, तो उसमें आपका लगा रहता है उत्तल, क्योंकि जो आपका है वो सीधा दिखता है और दिखता है छोटा, यानी कि आप क्या यहाँ पे उत्तल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन पूछता है जो वाहन है उसका जो साइड मिरर है वो कैसा है, क्या बोलेगा, उत्तल दर्पण होता है। कैसा है, वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधा और आभासी दिखता है। अगला है कौन सा दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। तो ये जो बात है उसी की बात है, ठीक है। जो रियर व्यू आपका मिरर है पीछे के बारे में बोला गया है तो वहीं होगा आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन कौन नहीं है। सत्य कौन नहीं है, कौन से इसमें गलत है पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का ही लेंस है, सही है। दूसरा है
दर्पण का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है, भी सही है। तीसरा है, सॉरी देखिए बोला गया है दर्पण का उपयोग जो है व्यापक रूप में चश्मा चश्मा, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। तो ये गलत है। देखिए चश्मा में आपका उपयोग जो है दर्पण नहीं होता बल्कि क्या होता है, इसमें आपका लेंस का उपयोग होता है, इसलिए बी नंबर जो है गलत है। जो चश्मा है इसमें दर्पण नहीं बल्कि किसका लेंस का उपयोग होता है, यानी कि बी नंबर गलत है। ये लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, सही है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, भी सही है। यहाँ पर ये बी नंबर क्या था, गलत था, क्योंकि चश्मा है इसमें आपका दर्पण नहीं बल्कि लेंस का उपयोग होता है। दूरदर्शक में भी लेंस का, ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये सही है। जो भी लेंस, ठीक है, बीच में क्या पतला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकती है, ये भी सही है। लेंस कैसा होता है, लेंस पारदर्शी होता है, जैसे आपका चश्मा होता है क्या पारदर्शी है, उसमें से प्रकाश क्या होता है, पार होता है। यानी कि दोनों दोनों क्या आपका सही है, ए और बी दोनों कथन सही है, ठीक है। बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं यानी गलती पूछा, कौन गलती है। देखिए बोला गया आपका बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलती है, तो सही है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका अलग अलग स्थिति पर रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो जो साइज है आपका क्या होता है, अलग अलग बनता है। अवतल लेंस उस पर पकड़ने वाले आपतित प्रकार की अभिसारित कर देता है पूछा इनमें से कौन सही नहीं है। तो दूसरा का है ही सही नहीं है, पहला तो सही सही हो ही गया, तो दूसरा जो है आपका गलत है, ठीक है। दूसरा क्या आपका गलत है, तो कथन दो जो बी है वो क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोला है, जो आपका अवतल लेंस होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका अपसारी होता है, कैसा, ये आपका अपसारी होता है, क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक है। और जो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका अभिसारी होता है, ठीक है। इसीलिए कथन क्या आपका गलत है, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। देखिए अवतल लेंसों को लेंस माना जाता है, क्या भाई, इसमें बोला गया है कि अपसारी लेंस, ठीक है, जो अवतल लेंस होते हैं कैसा होते हैं, आपका अपसारी होते हैं। और जो उत्तल अपसारी होते हैं, ठीक है, जो अवतल है आपका अपसारी होगा, जो उत्तल है वो आपका अभिसारी होगा। उत्तल लेंस, ठीक है, लेंस में उल्टा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस आपका क्या है, लेंस, उत्तल लेंस है जो आपका क्या है, वो आपका अभिसारी है, और जो अवतल लेंस है आपका वो अपसारी है, ठीक है। ये लेंस के लिए, ठीक है। जो दर्पण है उसमें आपको उल्टा होता है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण वो आपका अपसारी हो जाएगा, और जो अवतल दर्पण है वो आपका अभिसारी हो जाएगा। लेकिन लेंस के लिए उल्टा होता है, लेंस में आपका जो उत्तल लेंस है वो आपका अभिसारी होगा, और जो आपका अवतल दर्पण है आपका वो अपसारी होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपका अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस का होगा, अवतल लेंस आपका अपसारी हो जाएगा, ठीक है। अभिसारी लेंस का गुण क्या है, देखिए अभिसारी लेंस का क्या गुण होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एक बिंदु पर प्रकाश किरणों के अंदर की ओर मोड़ना, क्या होता है, एक बिंदु पर प्रकाश जो किरण है उसको अंदर की ओर मोड़ना, इसी का काम है, यानी पहला क्या सही हो जाएगा। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है। बारिश के बाद जब आपका दिखता है ना आसमान में रेनबो, पूछा है जो रेनबो है कहाँ दिखाई देता है, पूछा गया है। तो सूर्य के विपरीत, कहाँ पर, सूर्य के अपोजिट में दिखाई देता है, यानी कि सूर्य के आपका जो उल्टा दिशा का वहाँ दिखाई देगा। ये बी नंबर आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश विभिन्न धनुष में कितने रंग होते हैं, तो कितना होगा इसमें, इसमें आपका 7 रंग होता है, ठीक है। कौन कौन होता है इसमें, आपका लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी होता है रंग, 7 को होता है, 7 को, ठीक है। तेजी से घूमने वाले न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है, कैसा होगा, वो आपका लगभग व्हाइट होगा, यानी कि व्हाइट होता है, ठीक है।
अब आपका जो अगला क्वेश्चन है उसका नाम है आपका वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसमें नाम है आपका वन हमारी जीवन रेखा, और ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारा फेफड़ा के रूप में कार्य करता है? कौन है? तो वन वन जो है हमारा फेफड़ा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, जो आपका हवा है उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, यानी जो फेफड़ा का काम है क्या है, हमारा हवा को जो शुद्ध करना है। जब का वन है, वन भी क्या करते हैं, हमारा जो हवा है उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सघन वन का जंतु नहीं है, इनमें से कौन जो है आपका सघन वन का जंतु नहीं है? कौन सा आपका? खरगोश। खरगोश जो है आपका सघन वन का जंतु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही से पूछा गया है? तो गोंद जंतु से प्राप्त होता है, और जो शीशम से काष्ठ प्राप्त होता है। पूछा कौन सही है? इसमें सही होगा वो आपका सिर्फ दो होगा। जो गोंद है वो गोंद आपका जंतु से नहीं बल्कि भी किससे भी आपका एक प्लांट से ही प्राप्त होता है। कौन? गोंद। ठीक है, यानी कि आपका दूसरा जो है सही है, पहला क्या आपका गलत है। पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला गया आपका कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। ठीक है, ये पहला कथन। दूसरा कथन है बोला गया इसमें आपका कि आकृति का में अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं, इसी कारण किसी वन में भिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें इन्हें आपका इन्हें अधोतल कहते हैं। यानी कि कौन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों क्या आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन है वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, कैनोपी। ठीक है, अगला है जलवायु परिस्थिति में भिन्नता के कारण होता है, क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा पादपों में भिन्नता और जंतुओं में भिन्नता, दोनों दोनों क्या है? सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, छह मान पदार्थ होते हैं। देखिए छह मान पदार्थ होते हैं, पूछा कौन सा सही है? तो छह मान क्या होते हैं? छह मान में आपका हो जाएगा, इसमें बी दिया गया 2 और 4, यानी कि आपका गर्म और शुष्क क्या है? गर्म और शुष्क। देखिए कोई भी पदार्थ जो है उसको अगर गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? 6 होगा, जब ठंडा कीजिएगा तो भी 6 होता है, यानी कि गर्म और शुष्क इसके बारे में दिए गए हैं। यानी कि आपका देखिए वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और छेमान पत्तियां फलों बीजों टहनियों और छोटे शकों के से ढकी हुई थी। छेमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे, यानी कि देखिए इसमें आपका जो है 2 और 4 है। ठीक है, आपका गर्म और शुष्क है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा छेमान पदार्थ क्या होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसमें आपका घास को खाएगा कीड़ा, कीड़ा को खाएगा मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, यानी कि पहला ही क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन क्या है? गलत पूछा गया है। तो इसमें आपका वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कथन सही है। यदि किसी एक के खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को क्या प्रभावित करती है, भी सही है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों में से स्वतंत्र होता है, गलत है। वन का जो भाग है वो क्या होता है? स्वतंत्र नहीं बल्कि क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि सी नंबर जो है आपका असत्य पूछा था, तो यही आपका असत्य होगा, सी नंबर क्या असत्य है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवमृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर बढ़ते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? और उन्हें किस में? आपके ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं परिवर्तित? आपका उसको वो किस में? ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील जीवित इकाई जीव और जीवन शक्ति से भरा हुआ है? ये आपको हो जाएगा वन। क्यों? ऑन हो जाएगा वन। ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 को। ठीक है, आपका क्लास 7 था आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपका इसका लिंक है टेलीग्राम का नीचे डाल दिया गया है। ठीक है, और उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, क्या इससे कुछ आपको बेनिफिट है। तब तक के लिए जय हिंद।